देने के लिए भारत के प्राचीन कालीन इतिहास के बारे में। और आपको जैसा कि पता है, हम लोग 2-3 टॉपिक आपके सामने कर चुके हैं। सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक किए थे वह था आपका प्री हिस्टोरिक एज। दूसरी टॉपिक हम लोग किए थे प्रोटो हिस्टोरिक एज। तीसरी हमने किया था आपके सामने हड़प्पन कल्चर या फिर इंडस सिविलाइजेशन, इसी को बोलते हैं हम लोग इंडस सिविलाइजेशन। और उसके बाद हम लोग किए थे वैदिक कल्चर। और अब जो टॉपिक हम लोगों के पास, उसके बाद एक और किए थे हम लोग सुत्रा एज। ठीक है, तो ये इतनी टॉपिक हम लोग एंशिएंट एज के अंतर्गत कर चुके हैं। अब जो है या इसको सुत्रा एज को हम लोग सोशल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, सोशल रेवोल्यूशन। जिसमें हमने बहुत सारे रिलीजियस पॉइंट की जानकारी आपको दी थी। लेकिन अब जो टॉपिक हम लोगों की है वह है आपको महाजनपद। और जैसा कि आप जानते हैं, रियल में पॉलिटिकल जितने भी इवेंट्स है वो सब आपके महाजनपद काल से ही शुरू होते हैं, जो सिस्टमेटिक है। जैसे कि राजाओं का बेटा राजा युद्ध कहाँ किया, कैसे लड़ा, क्या सिद्धांत था, किस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजिंग लाया, ये सब आपके प्रतियोगिता परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे पूछता है कि 16 महाजन पदों की चर्चा सबसे पहले कहाँ मिलती है, तो 2 किताब आता है, एक है भगवती सूत्र और दूसरा है आपका बौद्ध धर्म का ग्रंथ। नहीं याद आ रहा है, मैं बता दूंगा, अंगुत्तर निकाय। हाँ, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये 2 आते हैं। भगवती सूत्र है जैन धर्म का और अंगुत्तर निकाय है आपके बौद्ध धर्म का। लेकिन इन 16 महाजन पद में 1-2 महाजन पद लग रहा है कि मैच नहीं कर रहे हैं, यानी दोनों के नाम में अलग अलग आया है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 16 ही महाजन पद इसमें भी चर्चा है और 16 महाजन पदों की चर्चा भी दूसरे में भी मिलती है। अब इन 16 महाजन पदों में से 2 महाजन पद थे जो सर्वाधिक शक्तिशाली थे और उन्हीं के अंतर्गत जो है राज्य का विकास हुआ और वो धीरे धीरे काफी विस्तार किए। उनकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा करेंगे, यानी महाजन पद काल। अब जब महाजन पद के बारे में, ये जो महाजन पद काल है ये आपका लगभग शुरू होता है 600 से। ये 600 बीसी के आसपास से शुरू होता है और ये चलाता है 185 बीसी के आसपास। इसके बाद जब काल आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कुछ लोग इसको कहते हैं डार्क एज और आज के नया वैज्ञानिक या इतिहासकार इसको कहते हैं ट्रेड एज। इस तरीके से, यानी कि व्यापारिक युग। इसके पहले इसको कहा जाता था, क्योंकि कोई राजा नहीं था इसलिए इसका नाम था डार्क एज। लेकिन अब इसको महत्व नहीं दिया जाता, केवल ट्रेड एज का महत्व दिया जाता है। ये करीबन माना जाता है 300 बीसी से लेकर 300 बीसी से लेकर और 300 एडी तक का काल। बहुत लंबा काल मैंने लिया है। कुछ इतिहासकार, बहुत अलग अलग इतिहासकार है, वो लोग इसको 200 ईस्वी पूर्व से लेकर और 200 ईस्वी तक के बीच का मानता है। लेकिन नीलकंठ शास्त्री है जो दक्षिण भारत के हैं, वो आपने साउथर्न इंडिया में लिखे हैं 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक का जो काल है
वही काल आपको मूलतः ट्रेड एज माना गया है। उस समय में दक्षिण भारत में बहुत तरक्की हुई थी, जिसको उन्होंने संगम एज कहा है। और फिर चोल, चेर, पांड्य, सतीय पुत्र, इनकी चर्चा वो करते हैं, जिसमें आपको अशोक के अभिलेख का भी साक्ष्य देते हैं, जो दूसरे और 13वें अभिलेख में है। हालांकि 3 की पहचान तो हो पाई है, लेकिन सतीय पुत्रों की पहचान अभी भी नहीं हुई है। सतीयों को कई बार लोग सिंघल द्वीप से संबोधित करते हैं। तो हम यहाँ भूमिका बना रहे महाजन पद काल का। तो जैन ग्रंथ जो आपके मिलते हैं, जैन धर्म के ये ग्रंथ है, क्योंकि ये दोनों धर्म का विकास इस समय में ज्यादा हुआ था। तो जैन ग्रंथ है आपका भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। और दूसरा है आपका बौद्ध ग्रंथ, तो इसको फिर भूल गया हूं मैं, हाँ, अंगुत्तर निकाय। होता है कई बार माइंड जो है आपका काम नहीं करता है। अंगुत्तर निकाय, और ये है आपका, उल्टा लिख दिए, बौद्ध ग्रंथ, ठीक है। ये 2 ग्रंथ है जिनमें आपके 16 महाजन पद की चर्चा। अब इन 16 महाजन पदों में से आपको बता दें कि सबसे जो महत्वपूर्ण महाजन पद था वह था आपका मगध, और दूसरा आपको महाजन पद जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था अवंती। ये 2 काफी मजबूत स्थिति में थे। ये क्यों मजबूत थे इसको भी थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। लीजिए, ये मोटे तौर पर एक ले लीजिए अभी का इंडिया, जी। तो यहां पर है आपका अवंती, ठीक है, और यहां पर है आपका मगध, ये 2 जगह। तो क्या कारण था कि मगध बहुत मजबूत हुआ, यानी कि काफी मजबूत हो गया मगध, और क्या कारण था कि ये अवंती भी आपका मजबूत हो गया? ये क्या कारण थे? बाकी तो 16 महाजन पद थे अलग अलग, वो क्यों नहीं मजबूत हुए? तो देखिए, कभी भी मजबूती के पीछे कारण अकेला नहीं होता। अगर राजा बहुत अच्छा हो, योग्य हो, तब भी यह है सत्ता मजबूत हो सकती है। या राजा के लिए संसाधन भी काफी अच्छे हो तो कमजोर राजा भी बहुत मजबूत हो सकता है। तो पहले तो राजा जरूरी है और उसके बाद संसाधन जरूरी है। तो यहां का जो राजा हुआ था, आपके बिंबिसार का नाम आपने सुना होगा। ये बिंबिसार जो था, इसके पहले भी मगध में राजा थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। इसके पहले जो व्यक्ति था वह था बृहद्रथ। बृहद्रथ ने बृहद्रथ वंश की नींव डाली थी, और इसमें जो ज्यादा प्रसिद्ध था बृहद्रथ वंश का वह था जरासंध। जरासंध तो इस ढंग से ये काफी मजबूती, लेकिन ये महाभारत काल में चर्चा आया है। यह वही जरासंध है जिसकी बहन से शादी हुई थी कंस की, और जब कंस को कृष्ण ने मार डाला या मरवा डाला तो ये बहुत बुरा लगा था उनके साले जरासंध को, और लगभग 22 बार आक्रमण किया कृष्ण के खिलाफ। अंततः जो है कृष्ण ने जरासंध को मरवा दिया। तो कहने का अर्थ है कि इतना शक्तिशाली जरूर था कि ये बार बार उन पर आक्रमण करते रहा। और ये बिंबिसार जो था, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक अवंती राज्य था, लिच्छवी राज्य था, जहां पर जो है सेनापति के रूप में रहा था। 15 साल काम किया था, और राजगीर में मगध की जो है राजधानी थी, और वहां पर बड़े पैमाने पर इससे आदमी मिलते थे। यहां से, यानी कि जो ये झारखंड एरिया है,
इस झारखंड एरिया के जंगल से या जो उड़ीसा का क्षेत्र है आपका, इस उड़ीसा के जंगल से हाथी मिलते थे। और झारखंड के सिंहभूम से लोहा की खोज हो चुकी थी, और लोहा से तीर धनुष बनाना या भाला बनाना, तलवार बनाना ये आसान हो गया था। भारत में लोहा गलाने की पद्धति 950 ईस्वी में जो है खोज ली गई थी। वही चीज अगर आप देखेंगे दूसरे जगह आपकी ग्रीस सभ्यता में या फिर यूनान में, तो 1350 ईस्वी पूर्व में लोहा लोग गलाना सीख लिया था। ध्यान रखेंगे, पिटवा नहीं, गलाना, यानी लोहा ढालना। लोहा पिटवा बनाया भारत ने ही, जो आग में गरम गरम करके कार्बन को झाड़ा जाता है। और दुनिया के समस्त लोहा में अभी तक में सबसे शुद्ध लोहा पिटवा लोहा ही होता। गरम बार बार करने से और पीटने से समस्त आयरन के अलावा जो उसमें पदार्थ होता है वो झड़ जाता है, अलग हो जाता है, और लोहा गुटियाते चला जाता है। और ढालवा लोहा कतनो आप केमिकल डाल के प्योर करेंगे, इम्प्योरिटी अलग करेंगे, उतना प्योर नहीं होता है। तो इस ढंग से वो लोग ढालवा लोहा बनाना जानता था, भारत ने पिटवा जाना। लेकिन वहां के लोग उस कला को भारत को नहीं दिए, वो छुपा के रखे। उनको लगा कि उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेंशन कर लिया है, तो विश्व के किसी भी देश को अपनी वो लोहे को ढालने की पद्धति नहीं दी। भारत के सिंहभूम क्षेत्र में स्वमेव लोहा पिटवा का आविष्कार हुआ और जनजातियों से निकलकर राज दरबार तक पहुंचा, और राजाओं ने अत्यधिक धारदार संहारक अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया। और जिन राजाओं के पास अत्यधिक संहारक अस्त्र शस्त्र बन गए और हस्ती को भी सेना में यूज किया जाने लगा, तो ऐसी स्थिति में वो काफी मजबूत हो गई सेना। यही काम किया था आपके यहाँ के अवंती ने, जो आपके क्षिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन जिसको बोलते हैं राजधानी थी। उन्होंने भी क्या किया कि बैला डीला से बड़े पैमाने पर लोहा प्राप्त कर लिया, और उस लोहे से और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से उन्होंने हाथी प्राप्त कर लिया। हाथी को प्रशिक्षण देकर सेना में तलवार चलाना या फिर भाला चलाना, लाठी चलाने की कला उन्होंने विकसित कर ली। और इस तरीके से हाथी जो है युद्ध में प्रयोग की जाने लगी। अब दोनों के पास हस्ती सेना थी, अवंती के पास भी थी और मगध के पास भी थी। दोनों के पास जब हस्ती सेना हुई तो दोनों का संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चला। इधर जो था आपके मगध विस्तार करने लगा, यहाँ पर बिंबिसार ने अंग को मिला लिया, उसका बेटा अजातशत्रु ने लिच्छवी को मिला लिया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी में उदयन बहुत कमजोर हो गया। और उधर उज्जैन के जो शासक थे वो आक्रमण करवाकर गोपनीय तरीके से और फिर उदयन की हत्या करवा दिए। तो हर्यक सत्ता काफी कमजोर हो गई। जब हर्यक सत्ता कमजोर हो गई तो वहां पर उसी के सेनापति शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव डाली, और वो राजधानी क्या किया कि पाटलिपुत्र से लेकर चला गया आपके लिच्छवी, और लिच्छवी से सैनिक तैयारी करके नदी के माध्यम से, और तब उसको पहुंच गया सीधे अवंती। और अवंती के जो चंड प्रद्योत शासक थे उनके उत्तराधिकारियों की कमजोरी का लाभ उठाया। लगभग 100 वर्ष के मगध के प्रयत्न के बाद जाकर अवंती को मिलाया जा सका। हालांकि मगध की एक बहुत बड़ी सफलता थी, और उसमें उड़ीसा के राजपूत सैनिकों ने अहम भूमिका निभाई। ध्यान रखेंगे, बड़े पैमाने पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में मरने और मिटने वाले क्षत्रिय सेना थी। बाद में धनानंद ने उन क्षत्रियों के दर्प को कुचलने के लिए उनका एक हाथ बांध कर सेना के अग्रिम पंक्ति में रखना शुरू कर दिया, और लगातार इनका वध होते रहा। यानी जितना दिन तक धनानंद रहा, एक क्षत्रियों को एक हाथ एक पैर में जंजीरें बांध देता था और एक हाथ में तलवार दे देता था, ताकि ये युद्ध में केवल काटे जाए। और युद्ध के मैदान में सबसे आगे माने जंगल से पकड़ पकड़ कर भी लाकर आगे कर देता था। और इस तरीके से उसको एक डर था, किसी ने कह दिया था कि तुम्हारे इस शोषण से निजात कोई क्षत्रिय ही दिलाएगा। इसलिए वो कंस की तरह सोचा था, जैसे कंस ने समस्त क्षत्रियों का नाश करवा दिया था। मजबूरी में एक क्षत्रिय भाग कर यदुवंशियों से जो है पला पोसा बड़ा हुआ, नहीं तो शायद वो क्षत्रिय नहीं बचता।
वैसे ही उसे भी किसी धनानंद को कह दिया था कि एक क्षत्रिय वंश का ही कोई आएगा जो तुम्हारी सत्ता को नाश कर देगा। तो समस्त क्षत्रिय स्त्रियों को दासी बना लिया अपना, जिसमें मूड़ा भी एक दासी थी। और उड़ीसा तक जितना भी उत्तर भारत में क्षत्रिय थे सबको कटवाते रहा, वध करवाते रहा, पकड़वा पकड़वा कर, और युद्ध के अग्रिम पंक्ति में डालते रहा। लेकिन उसी में से एक मूड़ा के ही बेटे को लेकर चाणक्य चला गया तक्षशिला, पाला पोसा और बाद में मौर्य वंश की नींव डाला, जिसकी चर्चा विदेशों में भी की जाती है। तो चलिए आते हैं हम लोग उसको थोड़ा सा नोट करेंगे और विशेष समझेंगे। तब तक के लिए फेसबुक पर इतना ही, बाकी ऑफलाइन। नमस्कार।